फर्स्ट ही कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये बायो वाले बच्ची सिमरन बैठी है, ये बताइए हमें कि बताओ विटामिन B12 में कौन सा कोबाल्ट, कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किसका एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। मैं आपको बता दूं कि B12 बायोमोलिक्यूल में भी हम पढ़ेंगे कोबाल्ट का होता है। B12 कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। दूसरा क्वेश्चन बायो वाले स्टूडेंट के लिए, सिमरन के लिए, बताओ हमारे हीमोग्लोबिन जो होता है वो किस एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हीमोग्लोबिन किस एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। पहले सीधा करो, ऐसे करो, ऐसे और ऐसे खोलना, ऐसे ऐसे खोलना, ऐसे, ठीक है ना। आयरन का होता है, देखा। अरे सिमरन, सिमरन बोला, अच्छा ठीक। अरे भाई बताओ इन्हें, इल्जाम जी जी। तो आयरन हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। विटामिन B12 का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एलिमेंट है वो कोबाल्ट है। ठीक है, याद रखना, ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो आते रहते हैं, है? हाँ ठीक है। नहीं नहीं, दूसरा तो मैंने ऐसे ही बताया आपको, ठीक है ना, ऐसे ही बता दिया। ठीक है, आगे आराम से पानी भी दे दिया। अरे क्वेश्चन नंबर जो हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 9। नहीं, ईडीटी करवाया था ना मैंने, हाँ करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो पहले। द कोऑर्डिनेशन नंबर, the coordination number of its central metal atom in a complex is determined by, कौन डिटरमाइन करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कौन डिटरमाइन करता है। ठीक है जाओ, लेकिन फुल पेन के जाओ, चोट वोट लग जाती है फिर। फुल पेन पे कौन डिटरमाइन करता है। ऑप्शन में पढ़ता हूं पहले। द नंबर ऑफ लाइगेंड्स अराउंड द मेटल आयन बॉन्डेड बाय सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड होते ही नहीं है पहली बात तो, ठीक है ना, ये तो गलत हो गया। द नंबर ऑफ लाइगेंड अराउंड द मेटल आयन बॉन्डेड बाय पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड होते नहीं है, ठीक है, पाई बॉन्ड नहीं होते। द नंबर ऑफ लाइगेंड अराउंड ए मेटल आयन बॉन्डेड बाय सिग्मा बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड हम काउंट करते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ पढ़ लेते हैं एक बार। द नंबर ऑफ ओनली आयनिक लाइगेंड बॉन्डेड टू, ये गलत है, सी इज द ऑप्शन। हम सिग्मा बॉन्ड को, वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड में कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो सी इज द ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ईडीटीए। मैं आपको बता दूं, मैंने बताया था पॉलीडेंटेट लाइगेंड है, इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है, 6 होती है, इसकी डेंटिसिटी 6 होती है। चेक करो एक बार, टाइप ऑफ लाइगेंड में पढ़ाया था, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट। चेक करो। चेक करने से होता क्या है कि जो पीछे हमने पढ़ा होता है वो रिकॉल हो जाता है, हेक्साडेंटेट होता है, तो डेंटिसिटी 6 होती है इसकी। ऑप्शन क्या होगा, 6। क्लियर। ऐसे आपको ऑप्शन ढूंढ के क्लियर करना है। ये एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन बना के बड़ी मेहनत की है मैंने, जिसकी बुक आने वाली थी, लेकिन वो उसका बजट थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इसलिए मैं अपने पैसों की दे रहा हूँ आपको, इसे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन जा रहे हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आएगी बुक, नेक्स्ट जो बच्चे आएंगे उनके लिए, ठीक है। आपके लिए मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए मैं दे रहा हूँ सबको, ठीक है। आंसर के लिए आप पीडीएफ जो देखो, पीडीएफ डालिए, मैंने आंसर नहीं निकाले हैं, पीडीएफ में आंसर मिलेंगे ग्रुप पे, जो पीडीएफ है इसमें ऑप्शन ऑप्शन निकाले बस मैंने।
उसमें जो पीडीएफ है उसमें सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना। 9 क्या है? एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक ligand ब्यूरेट इज, क्या लिखा? बायूरेट। द डेंसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक ligand बायूरेट इज, बायूरेट ऑर्गेनिक ligand। ऑर्गेनिक ligand तो कोई भी उसकी डेंसिटी 1 ही होती है वैसे तो, लेकिन 1 का ऑप्शन नहीं है तो 2 देख लेगा आंसर, 2। बायूरेट एक बार चेक कर लेंगे क्या है बायूरेट, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर। 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या लिखा मैंने? ए। हाँ, सेकंड ही है, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी से हर एग्जाम में बनते हैं जैसे मैंने बनाए हैं, और मे भी ये हो सकता है कि डिक्टो क्वेश्चन आपको कंपटीशन में मिल जाए, मेन और नीट के लिए। एडवांस के लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है वो, अगर जिसका निकलता है उसी बच्चे को पढ़ाते हैं। हाँ सर, स्कूल में हम तो कंपटीशन लेवल की बात करें, स्कूल से थोड़ा बेस लेवल हो गया, ठीक है। हाँ, जिस बच्चे का आईडी एडवांस निकलेगा उस बच्चे की अलग से पढ़ाई होती है। जो जो ग्रंथ वगैरह जो निकले थे जिनका एग्जाम, उसको फिर अलग से पढ़ाया था केमिस्ट्री बैठा के मैंने, अलग से इंडिविजुअल पढ़ाना पड़ता है तभी निकलता है एडवांस पे, मेन तो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। ligand is complex salt R, ligand is a complex salt R, ये किसका कॉम्प्लेक्स सोल्ट होता है? पढ़ लेते हैं एक बार, देखो क्या क्या लिखा है। ions linked by coordination bond to its central metal atom। छोटा होगा, मैं चश्मा लेके आ रहा हूँ, पढ़ो जल्दी से। क्या लिखा है? ligand is in a complex solder, number 1। ions linked by coordination bond to a central metal atom or ion। दूसरा है cation linked by coordination bond to a central metal or ion। देखो जी, आयन तो सेंट्रल मेटल जो होता है उसे हम आयन को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखिएगा, पहला था आयंस लिंक्ड बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, आयंस भी हो सकते हैं। कैटायन लिंक्ड बाय कैटायन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड टू ए सेंट्रल मेटल और आयन। थर्ड है आयन और मॉलिक्यूल, बी का ऑप्शन, क्योंकि इसमें आयन मॉलिक्यूल दोनों ही आ गए। तो आयन और मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड टू ए सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। तो दी द ligand क्या होता है? ligand आयन भी हो सकते हैं, बॉन्ड देखो, ligand जो होता है वो आयन भी हो सकता है। आयन जैसे क्लोरीन नेगेटिव, ये भी तो बॉन्ड बनाता है। वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है H2O, ये भी बॉन्ड बना सकते हैं। वो अमोनिया हो सकता है NH3, ये भी बॉन्ड बना सकते हैं। तो आयन भी होता है और मॉलिक्यूल भी होता है, इसलिए दोनों वाला ऑप्शन बाद में ठीक करने होंगे। दिस ऑप्शन, यहां तक कोई डाउट है आगे? क्वेश्चन नंबर 12। एन एंटीनेगेटिव ligand इज वन विच, कौन सा होगा जिसमें पलटने की टेंडेंसी होती है, तो पलट के जुड़ सकता है। एंटीनेगेटिव ligand वो होता है जो पलट के जुड़ सकता है। देखो आंसर कौन सा होगा? सी, जिसमें दो डोनर एटम होते हैं बट आइदर ऑफ टू कैन फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोई भी एक बनाए, ठीक है। तो ये तो है। सिमिलर कोई डाउट? अनन्या, आरती कोई डाउट? कोई डाउट? अब तो खुशी कोई डाउट यहां पे? आयुष, आदित्य, सुहान, चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Which one of the following is not a ligand? इनमें से कौन ligand नहीं होगा? देखो जी, ligand में cation नहीं होता कभी। Which one of the following is not a ligand? जो ligand नहीं होगा। PH3 हो सकता है, इसके पास वो होता है, मेटल नहीं होगा, सोडियम लिखा है साफ साफ,
पूरे के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है देने के लिए, कैसे लिगैंड बनेगा? तो सोडियम होगा आंसर। ठीक है, जिसके पास एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो लिगैंड होता है। ये डेफिनेशन लिखवाई है, पढ़ो एक बार, देख ले बार पढ़ के। लिगैंड क्या होती है? लिगैंड वो होते हैं जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। आई तो तुम्हारे पास नहीं है ये लिखवाया है, तुम्हारे पास नहीं है, फोटो लिख, फोटो लिख पीडीएफ बना, ठीक है ना, और खुद से लिखोगे याद है। एक आध क्लास ही, एक क्लास ही माइनस कोऑर्डिनेशन को कौन, एक क्लास। नेक्स्ट, which of the पढ़ो आगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, which of the following complex are hydroleptic? ये सुहान बताएगा, क्योंकि सुहान ने बड़ा फोर्स करके उसने पूछा था मोमो हिड्रो क्या होता है। बी, वेरी गुड सुहान, बहुत बढ़िया, बी इज द ऑप्शन। ये दो दिए हैं, आप ही होगा तो जिसमें दो या दो से ज्यादा टाइप्स ऑफ लिगैंड प्रेजेंट होते हैं वो हिड्रोलेप्टिक कंपाउंड होते हैं। रशीद सही, तभी ठीक है। चाय कॉफी गर्म पानी ठंडा पानी, हैप्पी बर्थडे। आज बर्थडे कल बोल भाई बर्थडे था और मेरा भाई नहीं है तो बहन का बहन का अपना बर्थडे थोड़ा सा बर्थडे अच्छा हाँ किसी स्टेटस लगाना है। अच्छा इसके भाई बर्थडे थे पहले था ना नहीं, तुम्हारी मम्मी पापा ने स्टेटस लगाया तो ये दिखता है वो स्टेटस इसका बर्थडे मेरा स्टेटस तो कभी नहीं देखते हैं। ये देखता हूँ कब देखते हो? क्या लगाया मैंने आज? आज अच्छा, आज मैं खूब लड़कों का भी नहीं देखते? नहीं देखता हूँ, तुम्हारा देखता हूँ। हाँ, एक आध से का कभी कभी देख लेते होंगे ना, लड़कियों का सबका देखते हो। और कल क्या लगाया था मैंने? अच्छा, कल क्या लगाया था मैंने? कल कोई वीडियो लगाई, आज भी वीडियो लगाई है। ओके आगे चलते हैं। Which one of the following does not form a chelate? जो चिलेट आयन नहीं बनाते। चिलेट होते हैं कॉम्प्लेक्स बनाना, कॉम्प्लेक्स वो नहीं बनाते जो मोनोडेंटेट होते हैं। कॉम्प्लेक्स हमेशा वो बनाते हैं जो डाइडेंटिक होते हैं, पॉलीडेंटिक होते हैं। तो इसमें से एक आंसर कौन सा है? पाइरीन। आंसर क्या है? पाइरीन आंसर है जो कॉम्प्लेक्स नहीं है। चिलेट मतलब चिलेट वो देखेंगे, चिलेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स बनाना। कॉम्प्लेक्स हमेशा डाइडेंटिक कोलिनेटेड ही बनाते हैं। ई की जो कोलिनेटेड है, बाकी दो दिए हैं वो डाइडेंटिक है, तो पाइरीन बचा तो मोनोडेंटिक। ठीक है, पाइरीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन, बेंजीन के अंदर नाइट्रोजन, ये पाइरीन की स्ट्रक्चर होती है और ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है, बेस होता है। ठीक है, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाए देगा, ये पाइरीन होती है। हाँ, ये मोनोडेंटेट होता है, लिख लो कहीं, वहीं लिख लो जहां लिगैंड लिखा था, मोनोडेंटेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेंजीन ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बेंजीन की स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? C5H1 2 3 4 5 N, ये स्ट्रक्चर होती है पाइरीन की। ये पाइरीन की स्ट्रक्चर होती है और ये मोनोडेंटेट होता है, लेकिन मोनोडेंटेट जो सिंगल कंडीशन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, नेमिंग हमने किया नहीं है तो हम क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट कर लेते हैं। नेमिंग हमने अभी की है तो क्वेश्चन नंबर आ गए 24 पे। ठीक है, ये हमने किया हुआ है। पहला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, घर से कर लेना तो टाइम लगेगा। दूसरा क्वेश्चन हां कहां से कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, स्टार्टिंग ये क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन नंबर आ गया 26 से कर लेते हैं। तो ये जो कंपाउंड है ये कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएगा ये मुझे बता दो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो।
एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे ही आता है। क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के होगा कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिक बनाएगा, ये कंपाउंड कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिक बनाएगा। पहली बार ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिक वो होते हैं जो सिस ट्रांस बनाते हैं, सिस और ट्रांस जो बनाते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिक होते हैं। और हर वो कंपाउंड ट्रांसफॉर्म जो होती है वो ऑप्टिकल आइसोमेट्रिक भी बनाती है, लेकिन सिर्फ पूछना नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिक की बात की है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिक की बताओ कितने बनाएगा। आओ हां सर 26 कर रहे हैं हम 26 से कर। ये कंपाउंड कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिक बनाए। एक से सिर्फ एक तो सिस ट्रांस बन गया, दो एक अमोनिया Br को ऊपर लगा देंगे, एक तो मैं बना देता हूं। चार ही लाइगेंड सेंटर में मैं प्लेटिनम को जोड़ रखता है। दोनों अगर हमारे पास दोनों लाइगेंड नेगेटिव वाले हैं, एक अमोनिया और एक पायरीन है, ठीक है, PHY फिनाइल हो गई, तो ये अटैच है, तो ये हमारे पास सिस फॉर्म है। ट्रांसफॉर्म इनमें से कोई भी चेंज कर दो ट्रांस हो जाएगी। अब मेरे पास सीन आया कि मैं इसकी एक फॉर्म और बना सकता हूं। ऐसी एक सिस बनाते हैं सेम नेगेटिव लाइगेंड है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम नेगेटिव को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है ना। ये चीजें क्वेश्चन में जाते हुए देखिए, तो इसलिए क्वेश्चन वाली क्लास पूरी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे Br आ गया, ये Cl आ गया और ये अमोनिया आ गया, ये फिनाइल, ये हो गया ट्रांस, ये हो गया सिस। तो जो बन गई एक और बना सकते हैं, बताओ क्या चेंज कर सकते हो उसको, बताओ क्या चेंज। आप कोई भी इनमें से चेंज कर लो, Cl दिया ऊपर, ठीक है ना, चेंज करेंगे Br यहाँ दिया ऊपर कर लगा ले, Cl ऊपर ले आए, Br नीचे ले आए, यहाँ मेरे पास क्लोरीन के पास मैंने अमोनिया जोड़ दिया और यहाँ पे ये भी सिस्टम, ठीक है। तो तीन टाइप के आइसोमेट्रिक बना सकते हैं, ये होगा इसका ऑप्शन चेक कर लो। बस मेरी इनको या तो इनको चेंज कर लो दोनों को, या इनको चेंज कर लो, तो मैंने इनको चेंज कर लिया। तो डिफरेंट टाइप का आइसोमेट्रिक गुड इवनिंग सर। आयुषी बड़ी लेट आया बेटा। ये सर मैं घर पर नहीं थी। अच्छा ठीक है, हाँ जी। हाँ तो एक तरफ केमिस्ट्री एक तो बायो, दोनों का नाम जाता है मैम के भी मेरे नोट्स में। अच्छा हाँ मैम को नहीं बताया तुमने, अच्छा किया, मतलब मारी एम रह गया कहीं, चलो लगा देंगे, ये तो अपने हाथ की बात है। नेक्स्ट लगाया तो था मैंने, आया नहीं उसमें, कैसे है सभी में नहीं आता। 11th के भी निकाले थे, 11th में भी नहीं आया भाई, कुछ दिक्कत है इसमें, जब एम आया नहीं सर लिखने में, कोई स्पेस तो है। पीडीएफ में चेक करो लैपटॉप में। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर 27 बेटा, ग्रुप पे मिलेगी पीडीएफ, उसमें क्वेश्चन नंबर 27 निकाल लो, ठीक है। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने शो करेगा ये तो बता दो।
दो शो करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो, चेक करो एक बार, सिस और ट्रांस ही बनाएगा। अच्छा एक बात और बताऊं, तब शायद बताना भूल गया था, अब लिख लेना इसे, उसी वहीं पे बना लेना। तब मैं इसे बताना जब बना रहा था तो बताना भूल गया होऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि भूल ही गया होऊंगा। जब तीन तीन लाइगेंड सेम होते हैं ना, तीन तीन लाइगेंड जब सेम होते हैं तो इसका सिस ट्रांस का एक स्पेशल नाम होता है। जब तीन तीन लाइगेंड सेम होते हैं तो सिस और ट्रांस का एक स्पेशल नाम होता है, सिस को बोलते हैं फैक और ट्रांसफॉर्म को बोलते हैं मर। ये बना लेना कहीं, जब तीन तीन लाइगेंड सेम होते हैं, जो NO2 यहां आ गया, ये NO2 है, यहां अमोनिया लिख दिया, ये ट्रांसफॉर्म है। अगर कुछ भी चेंज कर देंगे तो ये NO2 में यहां ले आया, अमोनिया यहां है और यहां अमोनिया है, तो ये ट्रांसफॉर्म है, इसे हम बोलते हैं मर। तो फैक और मर भी बुलाते हैं, लेकिन ये नाम तभी देंगे जब तीन तीन लाइगेंड सेम होंगे, क्योंकि क्यों देखो, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। तीन तीन लाइगेंड जब सेम होंगे तो सिस और ट्रांस का एक स्पेशल नाम होता है फैक और मर। जब तीन तीन लाइगेंड सेम होते हैं तो इसका एक स्पेशल नाम होता है फैक और मर। ध्यान रखना, बना लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। हाँ बना लो 29 क्वेश्चन। जल्दी से आंसर बताओ मुझे, 29 कोई 29 शो कर, अच्छा ये बना रहे हो, बना लो। क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी से बता दो मुझे कि कितने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये कंपाउंड शो करेगा। ये जो कंपाउंड लिखा है वो कितने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। सिस ट्रांस नहीं होगा इसमें, ऑप्टिकल आइसोमर डेक्स्ट्रो लिवो होता है। हाँ, तो अब बनाने के लिए चेक कर लो एक बार कितने, देखो एक बार बोर्ड पे देख लो, क्रोमियम इसमें 3 OX है, ये जो C2O4 ग्रुप है ये वो सिंपल ऐसे छोड़ दिया, सुनिए सिंपल से दिख रहा है ना, लाइगेंड एक्सचेंज हो रहे हैं, वो आयोनाइजेशन होगा तो इसे छोड़ दिया मैंने, वो सिंपल था ना। तो OX OX वो एज इट इज मैंने क्वेश्चन तब भी समझाया, मतलब ये देखो, बल्कि ग्रुप एक साइड होगा डेक्स्ट्रो, इसमें से ट्रांस तो आ ही नहीं सकता, और दूसरा कौन सा होगा लीवो, तो कितना आंसर आ गया, दो, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो। अगर बल्कि ग्रुप एक साइड है OX को, इसे C2O4 को -2 को हम OX बुलाते हैं, तो बल्कि ग्रुप एक साइड होंगे तो डेक्स्ट्रो और अपोजिट बनाएंगे तो लीवो। बनाओ अपोजिट वाला भी, बना देता हूं। आयुषी समझ आया बेटे, यस सर। अगर बल्कि ग्रुप हमारे एक साइड होते हैं तो ये ऐसे ऐसे घुमा देता है, तो इसे लीवो कहते हैं, LEAVO। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइसोमरिज्म पूछा है, ना डेक्स्ट्रो पूछा है, ना लीवो पूछा है, तो आपको खुद ही बताना है कि वो कितने आइसोमरिज्म शो कर सकता है। ये रफ कर दूं? नो सर। ठीक है बेटा, कर लो। क्वेश्चन नंबर 30 में उसने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 30 कि भाई ये जो प्लेटिनम है, बेटा पीडीएफ मिल गई आपको? ग्रुप पे पढ़िए ये पीडीएफ जिसके क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। यस सर, मिल गई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 में ये पूछा है कि ये पीजी एन ईएन NO2 की होल ट्वाइस जो है ये कितने आइसोमरिज्म शो कर सकता है। तो इसने हमें सारे बताने पड़ेंगे जितने पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो एक बार, पहले 1 मिनट दिमाग लगा लो। आप इसे रफ कर दूं? कर दूं ना? यस सर। हाँ ठीक है, तो एक बार दिमाग लगा लो आप। ठीक, तो बाहर कोई लाइगेंड नहीं है, लिंकेज नहीं होगा। सुनते रहे ध्यान से। पानी नहीं है, सॉल्वेट नहीं होगा। इसका जैसा एक और दूसरा लाइगेंड नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर तो एक भी नहीं होगा, स्ट्रक्चरल एक भी नहीं होगा। ठीक है, आ गए ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल पे। ज्योमेट्रिकल कितने हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं ज्योमेट्रिकल। ये डाइडेंटिएट है और ये ईएन दोनों सेम हो सकते हैं, तो ज्योमेट्रिकल पॉसिबल हो सकता है। देखो प्लेटिनम, ये NO2 सेम, 2 NO2 आ गए, 1 EN आ गया, तो ये सिस और ट्रांस शो कर देंगे। ठीक है ना? EN एक ही है ना, IN। हाँ सिस ट्रांस दिखा देंगे। ठीक है, और ट्रांस के लिए ट्रांस भी बना देंगे, लेकिन इसका ट्रांस बनेगा कैसे? हाँ? नहीं चला जाएगा तो, नहीं तो EN को कैसे लगाएंगे इसमें? ट्रांस नहीं बनेगा इसका। इसका ऑप्टिकल बना सकते हैं। प्लेटिनम, नहीं 4 ही होंगे बस। EN और NO2, NO2 डेक्स्ट्रो लिवो तो बन जाएगा इसका, और सिस बन सकता है, ट्रांस नहीं बनेगा। 3 होगा, देखो तो ऑप्शन चेक करना इसका। 3 है, आप 3 बनेगा, इसका ट्रांस नहीं बन पाएगा। ठीक है ना? प्लीज ऑप्शन कर दो ना इसे। इसका ऑप्टिकल बन जाएगा डेक्स्ट्रोलिवो, और इसका सिस बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा 32 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ध्यान रखना, होमोलैप्टिक कंपाउंड कभी भी ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। होमोलैप्टिक कंपाउंड, तो पहला गलत। ठीक है, अच्छा होमोलैप्टिक लेकिन होना चाहिए मोनोडेंटेट। डाइडेंटेट अगर होगा तो वो शो कर देता है, तो दूसरा कंपाउंड डाइडेंटेट है। मोनोडेंटेट बाकी तीनों है, तो दूसरा ही कंपाउंड है जो मोनोडेंटेट। तीसरा डाइडेंटेट। होमोलैप्टिक कंपाउंड और मोनोडेंटेट लिगेंड अगर होगा तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। बट होमोलैप्टिक कंपाउंड लेकिन डाइडेंटेट लिगेंड होगा तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर देगा। मैं लिखवा दूं इस बात को कहीं जीएन में, आप लिख लो। होमोलैप्टिक कंपाउंड में, होमोलैप्टिक, जीएम लिख लो भाई आप। होमोलैप्टिक कंपाउंड में लिख लो बेटा, होमोलैप्टिक कंपाउंड में अगर सारे मोनोडेंटेट लिगेंड हो
होमोलेप्टिक कंपाउंड में अगर सारे मोनोडेंटेट लाइगेंड हो तो वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। तो वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। दूसरा जीएम, अगर होमोलेप्टिक कंपाउंड में डाइडेंटेट लाइगेंड प्रेजेंट हो तो वो आदित्य लिख लिया, तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। डन, कर लोगे? करें आगे से? ठीक है, आइसोमरिज्म के क्वेश्चन काफी सारे हो गए। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट कर लेते हैं 51 से। हाइब्रिडेशन के क्वेश्चन आ गए जो हम कर रहे थे। अब पहला क्वेश्चन आपको इसमें देखना है हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, मेरी बात सुनते रहना ध्यान से, पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। 51 कर रहा हूं, मिल गया सबको? 51 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। पहले मेरी बात सुनो, तो अब देख, ऊपर देख लो, ऊपर देखो, क्वेश्चन पढ़ लिए तसल्ली से, एक बार फिर पढ़ना तो पढ़ लो, तभी बताऊंगा, पढ़ लो आप। अब बताओ, देखो, अगर हाइब्रिडेशन मेरे पास, ये जुगाड़ है सब जल्दी आंसर निकालने के, अगर हाइब्रिडेशन मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हाइब्रिडेशन मेरे पास ये आ रही है, तो ये मोस्टली 99% ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा वीक लाइगेंड के लिए होगा। लाइगेंड कैसा होगा? वीक, ध्यान रखना। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है और ये हाइब्रिडेशन तो कहीं दिखाई दे रही है, तो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हो सकता है। चेक कर लेंगे, ये हाइब्रिडेशन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो वो लाइगेंड वीक होगा, ध्यान रखना। अगर ये हाइब्रिडेशन पूछी है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड पुश करके डी ऑर्बिटल को खाली करवा देता है। कई बार तो डी ऑर्बिटल पहले बढ़ता है, डी ऑर्बिटल का जो भरने वाला सीन है यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की वजह से होता है। तो हमें इतनी मेहनत बच गई कि इसने पूछा है कि sp3d2 ये दिया है, ये पूछा है, इसका मतलब लाइगेंड वीक ही चेक करना है, स्ट्रॉन्ग चेक ही नहीं करना है। दूसरा, वीक लाइगेंड हमें याद ही नहीं है, हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड याद है। कौन से होते हैं? सीओ, सीएन और अमोनिया एक्सेप्शन केस था। अगर डी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सर इसका सी होना चाहिए ना? अभी चेक कर लेता हूँ बेटा, अभी चेक कर लेता हूँ। हाँ बोलो। देखो, एक्सेप्शन केस हमेशा होते हैं। एक्सेप्शन इसमें ये होता है कि कई बार ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के केस में भी आती है। सपोज दैट कि मेरे पास हाइब्रिडेशन आया, जैसे आया इसके लिए बता दो, निकिल आया, निकिल 28 इसका एटॉमिक नंबर होता है, देखो बोर्ड पे, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और लाइगेंड मेरे पास स्ट्रॉन्ग था, तो वो डी ऑर्बिटल को पेयर करवा देता है, तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन तो वहीं चले गए, तो कहां से भरना स्टार्ट होगा? 4s से, इसलिए एक्सेप्शन है, ठीक है ना? तो इसलिए तो एक्सेप्शन होते हैं हमेशा ही थोड़ा सा, तो इसलिए 99% लिखा, स्ट्रॉन्ग मैंने वो नहीं लिखा कभी भी, ठीक है। तो फिलहाल हम जनरली बात कर रहे थे कि कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास कितने हैं? सिर्फ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड सी और सीएन है। अमोनिया मेरे पास जो है वो 6
D6 के केस में स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है। हाइब्रिडेशन ये दिए तो वीक लाइगेंड चेक करना है। मैं लाइगेंड चेक करता हूँ जरा। क्वेश्चन नंबर 51 कर रहे थे। NO2 वीक लाइगेंड होता है, बात समझना। NO2 वीक लाइगेंड होता है, पहले बात तो समझो। करें आगे। अब देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, आप वहां मत देखो, ऊपर दो। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। ऑक्सीडेशन नंबर जो यहां से निकल के आया वो 3 आया। बोर्ड में देखते रहना। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, ऑक्सीडेशन निकल के आया +3। तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो डी में 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। डी में जब 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं, कैसे हमें बाकी बच्चों से आगे निकलना है वहां से। नहीं समझो तो, हमें बाकी बच्चों से कैसे आगे रहना है, या बाकी जो 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनमें कैसे आगे रहना है, वो यही तरीके होते हैं। तो डी में 3 इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो यहां से बनना स्टार्ट होगा। तो उसने तो ये पूछी है हाइब्रिडेशन, तो ये तो नहीं होगा। समझ में आ रही बात। कई बार इसलिए 99% लिखा है कि कई बार वीक लाइगेंड के लिए भी हाइब्रिडेशन ही आ जाती है, इसलिए 99% लिखा है। तो यहीं से भरना स्टार्ट हो गया, यदि पहला आंसर नहीं होगा हमारा। ठीक, दूसरा करते हैं। 26 है Fe26, ये लेकिन स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो ये वैसे नहीं होगा। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, ये वैसे नहीं होगा। अरे हाँ बोलो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, वैसे नहीं होगा। फिर आगे कोबाल्ट में Fe6, ये हो जाएगा। कोबाल्ट है और इसका 27 एटॉमिक नंबर होता है। एक बार नीचे भी चेक कर लेते निकिल को। निकिल इसके साथ CO है, CO स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है, तो दोनों तो कट गए, तो आंसर क्या होगा, Fe6 वाला होगा। ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये वहां 1 सेकंड में आपको करके टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है ना, तो हमें ये COFE6 वाला जो है वो आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आंसर क्या सी होगा बेटा। हाँ बेटा आयुषी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, सी इज द ऑप्शन। समझ आया क्वेश्चन। इसमें कोई पेन नहीं चलाना भाई, इसमें सिर्फ दिमाग चलाना है। और ध्यान रखना, जो सस्ते विकर्मन फीकोनी क्यों है वो आपको एटॉमिक नंबर बिल्कुल याद होनी चाहिए। और वो बकनोफ पी ब्लॉक वाला वो कहीं भी काम आ जाता है। बकनोफ नियॉन करवाता हूँ ना वो। तो इस सस्ते विकर्मन एटॉमिक नंबर ये डी ब्लॉक में भी काम आएगा और ये इसमें भी काम आएगा। तो ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे हुआ 6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ठीक है, बोर्ड से सब कुछ नोट कर लिया करो, ये आपके काम का ही चल रहा है सब कुछ। खैर आगे क्वेश्चन नंबर 52 पूछा है उसने। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। स्क्वायर प्लेनर के लिए DST2 तो हमारे पास होना चाहिए। कभी स्ट्रॉन्ग 99% तो स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन कभी कभी वीक भी आ जाता है, तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो CO और CN स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाकी नीचे दोनों में वीक हैं, तो उनको छोड़कर CO CN ही चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। तो CO CN चेक करते हैं। तो मेरे पास आया यहाँ पे Ne28 एटॉमिक नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो D पूरा भर जाएगा यहाँ से, तो ये तो नहीं होगा। अरे समझो ना, D इसका 28 एटॉमिक नंबर है, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे D पुश करेगा वो 4s के इलेक्ट्रॉन। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड CO स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है, वो पुश करेगा ये इलेक्ट्रॉन, तो ये D ऑर्बिटल तो पूरा ही भर जाएगा भाई। तो पुश करेगा तो D ऑर्बिटल ये पुश कर देगा, D ऑर्बिटल जो है वो पूरा ही भर जाएगा। 10 के 10 इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में आ जाएंगे। तो sp3 होनी चाहिए थी हाइब्रिडेशन, वो नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, CN वाला होगा, D इज द ऑप्शन। समझ आई बात। अब इसे B को करके देखो, B वाले को करके देखो हाइब्रिडेशन क्या आती है। आता है हमें निकालना, करके देखो एक बार हाइब्रिडेशन क्या आती है, फिर मैं करवाऊंगा। करके देखो इसको कौन सा आता है आंसर। आज ही जाके सारे क्वेश्चन करना। तो जब क्वेश्चन करोगे और क्वेश्चन ठीक होता है तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है हमारा,
और कॉन्फिडेंस बिल्ड वही होता है जो हमारा हम एग्जाम में उसे अच्छे से कर लेते हैं। और ध्यान रखना, एमसीक्यू क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन नहीं होता है। कई बार तो पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद एमसीक्यू निकलता है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन हार्ड होते हैं क्योंकि कई बार पूरा सोल्व करने के बाद आंसर आता है। सर NI +2 स्टेट में है ना? +2 की स्टेट में है। सर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हाँ सर हाइब्रिड, DSP2 आएगी, हाँ DSP2 हाँ ठीक है, वेरी गुड, सही है ना? ठीक है। बहुत सही, वेरी वेरी वेरी। हाँ क्या ही, ऑक्सीडेशन नंबर आया 2, दोनों इलेक्ट्रॉन एस वाले तो निकल जाएंगे, डी में पुश करेगा तो डी का एक बॉक्स खाली बच जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे करा देना चाहिए, मैं करा देता हूँ, देख लो तसल्ली से। निकिल का 28 एटॉमिक नंबर होता है और 28 का मतलब हो गया ये इलेक्ट्रॉन होते हैं 4s2 के और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं 3d8। पलटा मारेंगे तो 3d8 4s2, ऑक्सीडेशन नंबर जो आया वो +2 आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन गायब, तो 3d8 बचेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो लाइगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है। लाइगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। क्या करेगा? वो सुहान की तरह उसे पुश करेगा सारे इलेक्ट्रॉनों को, तो सारे इलेक्ट्रॉन जाके पेड़ हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये खाली हुआ, तो कॉन्डिशन बॉन्ड यहाँ पे जुड़ेगा, तो GsP2 इज द हाइब्रिडेशन, क्योंकि कॉन्डिशन नंबर कितना है? 4, ये रहे 4, है ना? तो यार आया समझ में? पक्का समझ आया? चलते हैं आगे फिर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, क्वेश्चन नंबर, ये बोहर मैग्नेट्रॉन का भी हमने किया नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना नहीं सिखाया मैंने। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा। आपको ही बताना है कि एग्जिबिट लोवेस्ट वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 50 54 ही करवा रहा हूँ, 53 हो जाएगा ये बोला है, ठीक है, 54 करवा रहा हूं कि इनमें से कौन का किसका सबसे कम मैग्नेटिक करेक्टर होगा पैरा वाला। तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है कम तो मैग्नेटिक करेक्टर कम, पैरामैग्नेटिक करेक्टर। अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो पैरामैग्नेटिक करेक्टर ज्यादा होगा। तो हमें क्वेश्चन यहां तक निकालना है, देखो इधर बोर्ड पे, यहां तक निकालने के बाद कुछ कराने के बाद पता लग जाएगा कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कम बचेंगे वही आंसर होगा, ठीक है, जिसमें ज्यादा बचेंगे वो आंसर नहीं होगा। तो चेक करो जल्दी से किसमें कम होंगे, जल्दी से चेक करके आंसर बताओ किसमें कम होंगे, निकालो। एटॉमिक नंबर भी दिया मैंने नीचे, यहां तक करने के बाद हमें पता लग जाएगा किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन कम तो पैरामैग्नेटिक करेक्टर कम, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो पैरामैग्नेटिक करेक्टर ज्यादा। तो पूछा किसका कम होगा, यानी जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है उसका पैरामैग्नेटिक करेक्टर कम होगा, ठीक है। अब निकालो, एटॉमिक नंबर सबका दिया है, एक एक सेकंड का खेल है, देखते हैं, करने दो।
पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन जो कम आएंगे वो स्ट्रॉन्ग लैगेंड के केस में कम आएंगे। क्यों? देखो इधर, कभी कभी ऐसा होता है, बोर्ड पे देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग लैगेंड जब पुश कराता है तो कई बार एक आध इलेक्ट्रॉन खाली बच जाता है, तो स्ट्रॉन्ग जो लैगेंड होगा वही उसी के केस में मैग्नेटिक करेक्टर कम आएगा। वो स्टार्टिंग के 3 है तीनों, अब देख लो सर किसमें कम आएंगे। सर CN नेगेटिव स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा ना? सीओ बेटा दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, सीएन और सीओ बस दुनिया में 2 ही स्ट्रॉन्ग लैगेंड है। बोर्ड पे देखो, आप थे नहीं शायद तब। सीओ सीएन, और कल वाली क्लास की वीडियो जरूर देख लेना, लास्ट क्लास की। अमोनिया D6 के केस में स्ट्रॉन्ग लैगेंड होता है, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद किसी भी और उसमें कॉन्फ़िगरेशन में D6 बच रहा है तो इसका मतलब अमोनिया वहां स्ट्रॉन्ग लैगेंड होगा। अमोनिया वहां पे स्ट्रॉन्ग लैगेंड होगा। निकालो आंसर, जल्दी निकालो, निकाल तो दो। सर इसका A होगा ना?
66 क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 66। हाँ ठीक है, कर देंगे क्वेश्चन नंबर 66। लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि सर हम घर से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। सोच तो नहीं करना है, तो नहीं करना है। 66 क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे, करो जल्दी से। 66 क्वेश्चन। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? आती है, इजी होने दो सर। कोई बात नहीं, वो मौसम भी चेंज हो रहा है, और बच के रहो, ऐसे मौसम में थोड़ी ठंड लग जाती है। ठंडा आ गई है, ध्यान रखना। अभी सुबह शाम की ठंड होने लग गई है, और धीरे धीरे बढ़ेगी ये सब चीजें। तो तबीयत ठीक रखो, खासतौर पर 12th के बच्चे। ठीक है, 11th वालों का चल जाएगा, 12th वालों को नहीं चलेगा। 66 क्वेश्चन जल्दी से करो, मुझे इसकी हाइब्रिडेशन बता दो। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, तो वो तुम्हें पता ही है। सर इसका D2sp फर्स्ट। हम्म, हाँ बोलो क्या है। फर्स्ट वाला D2sp, दो ऑप्शन होगा। अच्छा सर पैरामीट्रिक भी होगा बस, वही बस फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला ही देखो 26 है, दो चले जाएंगे। हाँ बहुत बढ़िया, यही है बस खोला हुआ। डी में 5 रह गए, 5 रह गए ना डी में। कुछ कराएगा तो पैरामैग्नेटिक भी होगा, और D2sp3 होगा, तो फर्स्ट होगा। वेरी गुड। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट और थर्ड। ए में है, ए इज द करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन निकालने हैं, और ये करने से प्रैक्टिस होगी, ध्यान रखना। करने से बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, जेई में क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, नीट में भी क्वेश्चन कई बार रिपीट नहीं होता है आजकल। नीट और जेई का एंड जेई मेन का लेवल थोड़ा थोड़ा सेम होता है, वो तो कहीं कहीं वेरी कर जाता है, वरना दोनों। एक्चुअली आजकल जेई में रिपीट होने लगे हैं, क्योंकि एक साल में 10 एग्जाम लेते हैं वो लोग, 12 12 10 12 एग्जाम लेते हैं। क्योंकि एक बार में 2 एग्जाम हो गए सुबह शाम को, 6 दिन लेते हैं। 12 तो वही हो गए, 12 उसमें लेते हैं मई में, तो 24 एग्जाम लेते हैं। तो अब रिपीट होने लग गए हैं, इतने क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे। पीवाईक्यू का फायदा अब होगा, अब होता है। ठीक है, इतना करते हैं।